आज जो केस मैं कवर करने वाला हूं, यकीन मानिए वैसा केस मैंने आज तक कभी कवर नहीं किया। जी हां, इसमें वो सब कुछ है जो आप पूरा दिन इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं। क्राइम, हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, सस्पेंस और सबसे बड़ी बात वहां की बहुत ही ज्यादा करप्ट पुलिस। अगर वो अपना काम सही से करते तो आज मैं ये केस कवर ही नहीं कर रहा होता, या फिर ये केस आज सॉल्व हो चुका होता। लेकिन उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया और आज भी इस केस के आगे अनसॉल्व लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। बात सन 1981 की है, जिसमें गिलेना नाम की ये महिला, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर सू शार्प रख लिया था, वो एक सिंगल मदर थी और उसके कुल टोटल 5 बच्चे थे। जॉन, शीला, टीना, रिक और ग्रेग। ये पूरा परिवार कैलिफोर्निया के बाहरी इलाकों में बसे हुए पहाड़ों के ऊपर बने हुए एक कैबिन के अंदर आराम से रह रहा था। इनके कैबिन का नंबर 28 था और ये इतना पुराना हो चुका था जितना ये शहर पुराना था। जी हाँ, बहुत ही बदतर हालत इनके घर की थी, लेकिन फिर भी ये किसी तरह इसमें गुजारा कर रहे थे। आसपास पूरा एक शहर ही मान लीजिए आप पूरा वहाँ कैबिन्स का, तो सब कुछ सही चल रहा था। बेशक यहाँ खाने कमाने के बहुत ज्यादा जरिए नहीं थे, लेकिन फिर भी सू अपने बच्चों का अकेले ही ख्याल रख रही थी और अकेली ही इन्हें पाल पोस रही थी। इस पूरे टाउन में एक रिजॉर्ट भी हुआ करता था जिसका नाम कैडी रिजॉर्ट था, और इस टाउन में रहने वाले सभी लोग दिन के समय या फिर शाम के समय यहाँ इकट्ठा होते थे और यहाँ थोड़ा मस्ती मजाक वगैरह कर लिया करते थे। यहाँ लोग बाहर बाहर से घूमने आते थे और उनके द्वारा दिए गए पैसों से ही ये पूरा टाउन चल रहा था। लेकिन अब बहुत जल्दी इस परिवार को किसी की नजर लगने वाली थी। दिन था 11 अप्रैल 1981 का। अब यहाँ पर पहले आपको समझना होगा कि इस परिवार के सभी सदस्य आखिर उस दिन कहाँ थे और किसके साथ थे, क्योंकि ये पूरा परिवार इकट्ठा होकर अपने घर पर नहीं सोने वाला था उस रात को। तो कुछ बाहर से बच्चे इनके घर आए हुए थे और यहाँ के बच्चे भी कहीं दूसरे के घर जाकर सोने वाले थे। तो सू का बड़ा लड़का जॉन, जिसकी उम्र 15 साल की थी, वो अपने एक और दोस्त जिसका नाम डाना था, वो उसके साथ सोने वाला था। जबकि शीला और टीना पड़ोसियों के घर सोने वाले थे, और जबकि बाकी बचे दोनों लड़के रिक और ग्रेग अपनी माँ के साथ यानी कि सू के साथ ही लिविंग रूम में बैठकर अपने आराम से टीवी देख रहे थे। उनके साथ उनका ही एक और फ्रेंड जस्टिन भी यहीं पर मौजूद था। छोटा सा था जस्टिन भी। तकरीबन रात के 8:30 बज चुके थे। अब ग्रेग को भी यहाँ नींद आने लगी, तो उसने पड़ोस में ही बैठी अपनी बहन को आवाज मारी कि क्या तुम वापस आ रही हो घर पर, या फिर हम सोने चले जाएं। तो टीना ने कहा कि ठीक है रुको, मैं आ रही हूँ। तो टीना वहां से उठकर अपने घर आई, तो यहाँ टीना और ग्रेग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जबकि अब रिक और जस्टिन रात के 10 बजे तक सू के साथ बाहर लिविंग रूम में बैठकर ही टीवी देखने वाले थे। लेकिन यहाँ सू ने अपने बच्चों से कह दिया कि बच्चों जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ वेट करूंगी जॉन और उसके फ्रेंड डैना के आने का, ताकि हम सभी एक साथ सो जाएं। जबकि शीला, जो उसकी लड़की थी, वो बराबर वाले घर में ही सोने वाली थी, वो वहां नहीं आने वाली थी। अगली सुबह हुई, 8 बज चुके थे सुबह के, और शीला अपने दोस्त के घर में जो सो रही थी वो उठी और वापस अपने घर आई। और जैसे ही उसने अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोला तो उसको बहुत डर लगने लगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब उसकी माँ कभी अपने मेन गेट को ही खुला छोड़कर सोई हो। लेकिन उस रात वो मेन गेट खुला था। उसने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने का जो सीन था उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यहाँ अंदर घुसते ही लिविंग रूम में उसका भाई जॉन और उसका दोस्त डाना सोफा पर ही मरे पड़े थे। उनके शरीर के अंदर कई घाव वहाँ हो चुके थे। पूरा जो लिविंग रूम का फर्श था वो खून से भरा हुआ था, और उसके बराबर में ही एक पीले ब्लैंकेट के अंदर उनकी माँ सू शार्प की बॉडी को लपेट कर रखा गया था। लेकिन आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या था? और यहाँ तो उस लड़की ने देखा था, छोटी सी लड़की ने, शीला ने। अभी तो वो अंदर जाकर ये सब देख ही नहीं सकती थी, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने जस्ट गेट वापस बंद किया, वो बाहर आई, अपने पड़ोसियों के आगे चिल्लाया, और अब सभी पड़ोसी वहां से बाहर निकलकर इस कैबिन नंबर 28 के बाहर जमा हो गए और बाहर से ही सब कुछ देखने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाकर देखने की। तुरंत वहां पर पहुंची भीड़ में से किसी एक ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुलाया, और जब तक वहां पुलिस पहुंचने वाली थी तब तक ये लोग घर के चारों ओर घूमकर देख रहे थे कि और बच्चे कहां पर हैं। तो किसी एक को, वो घर में जो सो रहे थे रिक, ग्रेग वगैरह, तो उनको दिख गया कि यहाँ बच्चे सो रहे हैं और वो ठीक है, उनको नहीं मारा गया है। तो उन्होंने चुपचाप बिना दरवाजा खोले, उनका मुख्य दरवाजा बिना खोले ही खिड़की के अंदर से ही उनको बाहर बुला लिया और कहा कि जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर आ जाओ। अगर वो मुख्य दरवाजे से उनको बाहर बुलाते तो बीच में उनको वो 3 लाशें पड़ी हुई दिखाई देती, जिससे उन बच्चों के दिमाग पर बहुत गंदा असर पड़ता।
लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी था कि इस घर में सो रहे थे 3 टोटल बच्चे, लेकिन यहाँ मिले अभी तक 2 ही थे। तीसरी कहाँ गई? जी हाँ, टीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। खैर अब पुलिस वहां पहुंची और अंदर घुसी। उनको अंदर घुसते ही सबसे पहले फ्लोर पर एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई दिया और वो चाकू बहुत मजबूत था, बहुत हैवी था, लेकिन फिर भी उसका जो ब्लेड था वो 30 डिग्री के एंगल पर मुड़ चुका था। सोचकर देखिए कितने भयानक वार किए गए होंगे कि चाकू का ब्लेड तक मुड़ गया। इसके अलावा एक और चाकू वहीं पर पड़ा हुआ था और एक हथौड़ा वहीं पर खून के अंदर पड़ा हुआ था। इस मौके पर जो 5 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे थे वो पांचों के पांचों एकदम नल्ले थे। जी हाँ, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि एक क्राइम सीन को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उनके सामने ये सब कुछ पहली बार आया था। हालांकि इनके पास मौका था, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को यहाँ बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। ये खुद बाउजी बने और वहाँ जाकर फोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगे। और फोटोज़ क्या क्लिक कर रहे थे मैं आपको बताऊँ तो आप भी हंसने लगेंगे। लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, लाश की बजाय आधी लाश को दिखाते हुए सामने दीवार की फोटो क्लिक की जा रही है। आप सोच कर देखिए किस टाइप के वो पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने पूरे क्राइम सीन की सारी ऐसी तैसी करके रख दी, बिना ये सोचे कि आने वाले फ्यूचर में उनका ये काम बहुत महंगा पड़ने वाला था। इतना ही नहीं, आस पड़ोसियों ने पुलिस वालों को बता दिया था कि यहाँ इस घर से एक टीना नाम की बच्ची गायब है। और जबकि उन पुलिस वालों ने पता नहीं कौन सा नशा फूका हुआ था, वो उस नशे में ये लिखना ही भूल गए कई दिनों तक कि इस घर से एक टीना नाम की बच्ची भी गायब है। पूरे 4 दिनों बाद उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा कि इस घर से एक बच्ची भी गायब हुई थी और अब किया जाना था इन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले यहाँ जॉन की हम बात करते हैं। उसके यहाँ राइट साइड सिर के ऊपर वार किए गए थे चाकू के साथ, और वो चाकू जो था उसको गले को कई बार चीरते हुए अंदर जा चुका था और उसी की वजह से उसकी बहुत जल्दी ही मौत हो गई थी। बहुत ज़्यादा खून उसकी बॉडी से निकल चुका था और बचना लगभग नामुमकिन ही था। उसके भी हाथ पीछे की तरफ ऐसे करके बांधे गए थे, और बांधे भी किससे गए थे? मेडिकल टेप से। इसके अलावा जब सू की जांच की गई तो सू का भी यही कुछ हाल था, लेकिन यहाँ मेडिकल टेप के साथ साथ वहां पर उसके हाथ तारों से भी बांधे गए थे। मेडिकल टेप तो थी ही, लेकिन तार भी थे। लेकिन यहाँ जो मेडिकल टेप थी वो 2 अलग अलग टेप थी। मतलब कि जो 3 लाशें मिली थी उनमें से 2 के ऊपर तो एक टेप थी और दूसरे के ऊपर एक टेप थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली कोई आने वाला इतनी टेप तो लेकर नहीं आएगा कि जुर्म करते करते उसके बीच में टेप खत्म हो जाए और वो दूसरी टेप बदलने में टाइम लगाए। ऑब्वियसली यहाँ पर कुल टोटल 2 व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने सब कुछ किया था। उनके पास अलग अलग टेप थी। उन्होंने पहले इनका मर्डर किया और बाद में इनके हाथों को बांधकर यहाँ से फरार हो गए। टैना का हाल भी कुछ यही था। उसको भी सर के पीछे से वार किया गया था, लेकिन उसके वार जो थे वो हथौड़े से यहाँ अंजाम दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों बच्चों से बात करी जो यहाँ इस घर में जिंदा मिले थे, जस्टिन, रिक और ग्रेग। लेकिन यहाँ सबसे पहला पुलिस का सवाल था कि क्या तुमने कुछ रात को सुना? तीनों ने मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता था कि इतना बड़ा तो सबसे पहले उनका घर ही नहीं था कि महल टाइप हो और वो महल के दूसरे कोने में मौजूद हो और यहाँ एक अलग कोने में ये सब काम चल रहा हो और उन्हें आवाज़ सुनाई ना दे। छोटा सा घर था, एक कमरे से बाहर निकलते ही ये घर खत्म हो जाता था लिविंग रूम के बाद। तो एक कमरे में अगर 3 बच्चे सो रहे हैं 14-15 साल के और बाहर ये सब काम चल रहा है तो क्या उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा? मेरी ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ इन तीनों बच्चों ने ऐसा ही कुछ कहा कि हमें सुनाई नहीं दिया। पुलिस ने घर के बाहर जांच करी और उन्हें वहाँ पर फुटप्रिंट्स मिले, जिनसे साफ हो गया था कि यहाँ कुल टोटल 2 ही लोग मौजूद थे और यहाँ 2 अलग अलग लोगों के ही फुटप्रिंट्स मिले थे। इसके अलावा पुलिस ने अंदर जब घर की जाँच करी तो उन्हें पाया कि घर के सभी खिड़की दरवाजों के ऊपर पर्दे डाले गए हैं। तो क्या यहाँ पर वो जो कातिल था वो चाहता था कि ये सब कुछ ना दिखे, या फिर पहले से ही सुशार्प ने इस अपने घर के पर्दे वगैरह डाले हुए थे? इसके अलावा जो घर का पिछला डोर था, पिछला दरवाजा था, वो भी खुला हुआ था और ये आमतौर पर अंदर से ही बंद होता है, बाहर से इसको बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर सुशार्प ने पहले ही अपने घर का दरवाजा खोल कर रखा हुआ था और वो चाहती थी कि अटैकर्स अंदर आए और ये सब काम कर दें? नहीं, हो ना हो यहाँ कोई अंदर का ही शामिल था। अब बारी थी पड़ोसियों से पूछताछ करने की। तो पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करी और कहा कि आप बताइए आपने क्या सुना था। तो कैबिन नंबर 16 में रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने तकरीबन रात को 1:15 पर बहुत सारी चीखे चिल्लाहट सुनी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो चीखे चिल्लाहट इस कैबिन नंबर 28 से आ रही हैं। इसके अलावा और पड़ोसियों ने कहा कि
उस रात हमने यहाँ पर बहुत सारे कुत्तों को भौंकते हुए देखा था और वो कुत्ते बहुत अजीब रूप से भौंक रहे थे। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं भौंका था। इसके अलावा एक पड़ोसी ने कहा कि रात को तकरीबन 9 बजे, पिछली रात 9 बजे हमने एक वैन को कैबिन नंबर 28 के बाहर देखा था और वो वैन बिल्कुल नहीं थी। आज से पहले उसे हमारे टाउन में कभी नहीं देखा गया था। लेकिन क्या ये बातें सफिशिएंट थी पुलिस के लिए इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए? ऑब्वियसली नहीं, बकवास। क्यों? कुत्ते तो आकर बताने से रहे कि किसने मर्डर किया, ना ही वो वैन आकर यहाँ बताएगी कि वो किसकी थी, और ना ही अब उन चीखें चिल्लाहटों का कोई मतलब बनता था क्योंकि क्राइम हो चुका था। तो अब यहाँ पर पुलिस पहुंची इस घर के बिल्कुल बराबर में मौजूद मार्टिन के घर। मार्टिन कोई और नहीं बल्कि जस्टिन का पिता था, और वो जस्टिन, उसका ही लड़का जो जस्टिन था, वो यहाँ रिक और ग्रेग के साथ उस रात सो रहा था इसी घर में। और जब पुलिस मार्टिन के घर पहुंची तो मार्टिन ने जो बताया सच में वो कमाल ही था। आप खुद सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ मार्टिन ने पुलिस को कहा कि देखिए, हमें कुछ नहीं पता, हम तो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन हाँ, पता नहीं कल शाम से मेरा ना हथौड़ा नहीं मिल रहा कहीं पर, और वो हथौड़ा मैंने यहाँ अपनी मेज पर ही रखा था और वो हथौड़ा मिल नहीं रहा है। मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो मिल जाए तो मैं अपने काम पर चला जाऊँ। अब यहाँ पुलिस को इस बात पर ही उस पर शक हो जाना चाहिए था, क्योंकि पुलिस ने अभी तक पब्लिक में ये खुलासा ही नहीं किया था कि अंदर जो मर्डर वेपन था वो एक हथौड़ा भी था। और यहाँ ये बंदा अपने आप ही बौके जा रहा है कि हथौड़ा उसका गायब है। बेशक यहाँ मार्टिन तो बातों को घुमा रहा था, लेकिन उसका ही बेटा जस्टिन पुलिस को कुछ ऐसा बता गया जिससे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। लेकिन पता नहीं उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, पर जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कई बार पुलिस से कहा कि वो तो जस्ट रिक और ग्रेग की तरह सो रहा था, लेकिन कई बार उसने पुलिस से कहा कि उसने इस पूरे इंसिडेंट को सुना है, देखा नहीं है। लेकिन कई बार उसने पुलिस को कहा कि उसने इस पूरे इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था। बेशक हम ये बात समझ सकते हैं कि वो एक 12-13 साल का बच्चा ही था, और 12-13 साल के बच्चे का दिमाग उसके साथ खेलता रहता है और कुछ भी उसे बुलवा सकता है। हम उसके ऊपर जोर डालकर कुछ भी नहीं पूछ सकते। लेकिन यहाँ पुलिस ने जस्टिन को हिप्नोटाइज करने के लिए मना लिया। पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे और जस्ट देखेंगे कि तुमने क्या क्या देखा। अब जस्टिन हिप्नोटाइज हो चुका था और यहाँ अब उससे पूछा गया कि बताओ तुमने रात को क्या क्या देखा। उसने कहा कि 2 लोग यहाँ पर आए, दोनों ने रात को सनग्लासेस डाले हुए थे और एक के बाल लंबे थे, एक की हाइट छोटी थी, एक की एवरेज से ज़्यादा थी, और दोनों के हाथों में हथियार थे। और उन्होंने आते ही जस्ट सबसे पहले सू को पकड़ा और उसके गले पर वार करने शुरू कर दिए। और उसके ऊपर वार होता हुआ देख जब उसका बेटा जॉन और डाना, उसका दोस्त जो था, वो उसे बचाने के लिए आए तो उन दोनों को भी वहां मार डाला गया। लेकिन यहाँ हुआ क्या था, वो 2 लोग थे कौन और उनका मोटिव क्या था यहाँ आने का? तो यहाँ पुलिस ने उसे स्केच बनवाना चाहा। अब यहाँ आप सोच कर देखिए पुलिस कितनी बेवकूफ़ हो सकती है। अब हमें पता है कि किसी भी क्रिमिनल का स्केच बनवाने के लिए स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन नहीं, पुलिस ने जस्ट माल फूका और कहा कि हम खुद बनाएंगे स्केच। हमें ड्राइंग नहीं आती, लेकिन फिर भी हम खुद बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है किसी स्केच आर्टिस्ट की। पुलिस ने खुद स्केच बनाना स्टार्ट किया और आप खुद देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर उन्होंने क्या ही स्केच बनाया। क्या आप इन स्केच के बेसिस पर किसी क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे? अगर हाँ, तो सच में आप शेरलॉक होम्स हो। धीरे 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 समय बीतता गया और ये केस ठंडा पड़ता गया। टीना की भी यहाँ कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। पुलिस भी अब उस केस को भूल चुकी थी। लेकिन तब आया 21 अप्रैल 1984 का दिन। जी हाँ, उस इंसिडेंट को हुए पूरे अब 3 साल 11 दिन बीत चुके थे। एक आदमी इस कैडी टाउन के जंगलों में घूम रहा था। वो लगातार चढ़ाई करता जा रहा था ऊपर पहाड़ों पर, और वो तलाश कर रहा था वहाँ मौजूद किसी खास तरह की बॉटल्स की जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। आने वाले टूरिस्ट लोग उसे यहाँ फेंक कर जाते हैं, और वो उन्हीं बॉटल्स की तलाश कर रहा था। लेकिन उसे इसी तलाश के बीच एक बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई दी। जी हाँ, पेड़ के पास उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ को पड़े हुए देखा, और जब वो उसके पास गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये चीज़ कोई बोतल नहीं बल्कि एक लाश थी, और लाश एक किसी छोटे से व्यक्ति की थी। वो तुरंत वहाँ से भागा और अपनी लोकेशन को मार्क किया। नीचे भागते आते हुए उसने पुलिस को रिपोर्ट किया कि ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर गई, और मौके पर जाने के बाद उस लाश को उठाया, और लाश को उठाते ही नीचे आए। नीचे आने के बाद कपड़ों के बेसिस पर ये कंफर्म हो गया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि टीना की ही थी, जो उस रात गायब हो गई थी। अब यहाँ 4 मर्डर हुए थे टोटल, और
4 मर्डर में से चौथी लाश अब जाकर मिली थी पूरे 3 सालों बाद। अब यहाँ लाश मिली है तो ऑब्वियसली एक बार फिर से ये मामला गर्म होना ही था। केस दोबारा सुर्खियों में आया और अब लोगों ने जैसे ही चौथी लाश मिली तो यहाँ उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी कि हो ना हो शार्प फैमिली जरूर किसी ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप में फंसी हुई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, वरना एक छोटी सी बच्ची इतनी ऊपर क्या कर रही थी जंगल में अकेली कहाँ से थी पता नहीं। लोगों ने किस टाइप का नशा फूका हुआ था, कौन सा क्वालिटी उनको मिली हुई थी नशे की जो वो उस लड़की को वहाँ अकेला बता रहे थे। ऑब्वियसली उसका वहाँ मर्डर हुआ था तो ज़रूर वहाँ उसका मर्डर किसी ने किया होगा और ज़बरदस्ती उसे वहाँ लेकर गया होगा। लेकिन फिर भी लोगों ने ये बातें बनानी शुरू कर दी कि ये ज़रूर किसी धार्मिक क्रियाकलापों में फंसे हुए थे और उसी की वजह से इनकी मौत हुई है। और सच कहूँ तो फाइनली अब ये केस डेड एंड पर आ चुका था। तकरीबन 41 साल इस केस को हुए आज बीत चुके हैं, 42 ही हो चुके हैं और अभी तक भी इसको कोई सोल्व नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ मेरी थ्योरीज क्या कहती हैं अब आप वो सुन लीजिए। यकीन माने जब आप उन थ्योरीज को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हो ना हो पक्का यही कातिल है और कोई ये कर ही नहीं सकता। जी हाँ, सबसे पहले सस्पेक्ट में मैं बात करूंगा मार्टिन की। जी हाँ, जस्टिन का पिता मार्टिन, वही जस्टिन जो उस रात सू शार्प के घर उसके बेटे रिक और ग्रेग के साथ सो रहा था, उसका ही पिता मार्टिन और इसके अलावा उसी के साथ उसके कमरे में रहने वाले उसका रूममेट बॉबी डी। जी हाँ, ये दोनों भी इस जुर्म के पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। क्यों, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मार्टिन का बेटा जस्टिन उनके घर सो रहा था और उस रात ना सिर्फ वो सो रहा था बल्कि उससे पहले तकरीबन 8 बजे के आसपास जस्टिन का पिता मार्टिन, उसका रूममेट बॉबी डी और यहाँ मार्टिन की पत्नी मैरिलिन, ये तीनों लोग इकट्ठा होकर सू के घर गए थे और उनसे पूछने गए थे कि हम बार में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो यहाँ सू ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि हमेशा ही सू बार वगैरह से दूर रहती है, कटकर रहती है, लेकिन फिर भी उससे पूछने का उस रात क्या मतलब था कि तुम हमारे साथ बार में चलोगी या नहीं। ऑब्वियसली उनको पता था कि ये मना ही करेगी और हुआ भी ऐसा ही। सू ने मना कर दिया और ये तीनों ही बिना सो के उस रात चले गए। लेकिन वापस 11 बजे घर भी आ गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रॉक म्यूजिक वगैरह चल रहा था जो कि मार्टिन को पसंद नहीं था, ऐसा उसने कहा और वो रात को 11 बजे वापस घर आ गए और सोने चले गए। लेकिन तकरीबन 11:15 बजे ही मार्टिन ने अपनी पत्नी मैरिलिन से कहा कि मैं वापस उस क्लब में जा रहा हूँ, मुझे और दारू पीनी है, तुम आराम से सो जाओ, मैं बॉबी डी को अपने साथ ले जाता हूँ। तो ये दोनों लोग यानी कि मार्टिन और बॉबी डी अपने घर से बाहर निकलते हैं और पता नहीं गायब हो जाते हैं। और जब रात को 2 बजे मैरिलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये दोनों लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो उसको पाया कि ये दोनों लोग घर के पीछे कुछ चीज़ों को जला रहे हैं और जलती हुई आग के साइड में खड़े हुए हैं बस। तो ये वहाँ जाकर पूछती है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बस घर का कबाड़ जला रहे हैं। अब खुद सोच कर देखिए, क्या घर का कबाड़ जलाने का टाइम 2 बजे का था? आगे मैं इस स्टोरी को कंफर्म भी करूंगा, आप आगे आगे सुनते जाइए हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले मान लेते हैं चलो कि इन दोनों ने ही ये 4 मर्डर किए थे। लेकिन हमें पता है कि किसी भी मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। तो यहाँ इनका मोटिव क्या होगा, इनको क्या मिल जाएगा ये 4 मर्डर करने के बाद? तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सू का सबसे बड़ा बेटा जॉन और उसका दोस्त डाना। लेकिन यहाँ जॉन हमेशा से ही मार्टिन से खार खाता था, उससे हमेशा लड़ाई करता था क्योंकि उसे मार्टिन पसंद ही नहीं था। उसके घर के साइड में जब भी दिखता वो उसके साथ लड़ाइयाँ कर लेता था, जिसकी वजह से मार्टिन के मन में भी अब खुंदक आ चुकी थी कि वो जॉन से ज़रूर बदला लेगा। और उस रात वैसे भी सू ने भी बार में जाने से मना कर दिया था, तो हो सकता है उसके मन में बदले की भावना जाग गई हो कि ये परिवार हमसे मिलकर क्यों नहीं चलता और हमेशा हमारे साथ लड़ता क्यों रहता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेडिकली ये प्रूव हो चुका था कि ये दोनों मार्टिन और बॉबी डी दिमाग से थोड़े पागल हैं, थोड़े से अलग ही स्वभाव के हैं। इनको कुछ भी चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती और बहुत ज़्यादा हिंसक इन्हें माना गया था। मार्टिन को तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कई बार पुलिस उठा कर लेकर गई थी, लेकिन पुलिस में उसकी अच्छी जान पहचान थी तो वापस वो छूट कर आ जाता था। इसके अलावा बॉबी डी, उसका तो कहना ही क्या, वो तो था ही परफेक्ट चोर चकार और उसके ऊपर ना जाने कितने ही चोरी चकारी के जो मुकदमे थे वो लगे हुए थे और उनसे बचकर ही वो यहाँ इस टाउन में अब अपनी फरारी वगैरह काट रहा था अपने दोस्त के घर। इतनी बातें पता चलने के बाद पुलिस को इन दोनों को उठा लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी पुलिस पता नहीं कौन से नशे में थी। मैं फिर से कहूँगा, पता नहीं कौन सी धीमी आंच का नशा किया हुआ था उन्होंने, फिर भी
उन्होंने इनको उठाना तो छोड़िए, इन्हें ये हिदायत भी नहीं दी कि तुम शहर छोड़कर नहीं जाओगे, और जो डर था वही हुआ। ये दोनों शहर से गायब हो गए और रेनो जाकर बस गए। और वहां रेनो जाकर मार्टिन ने अपनी पत्नी मैरिलिन को एक लेटर लिखा, और ये लेटर जब आप पढ़ेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने इस लेटर में लिखा हुआ था, आई हैव पेड द प्राइस फॉर योर लव एंड नाउ दैट आई हैव बॉट इट विद 4 पीपल्स लाइफ, यू टेल मी वी आर थ्रू ग्रेट, व्हाट एल्स डू यू वांट। अगर आप इस लेटर का मतलब समझें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि यहाँ मार्टिन अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार दिखा रहा है। वो कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे प्यार में आकर क्या कर दिया, तुम्हारे प्यार की कीमत मैंने 4 लोगों की जानों से चुकाई है। अब यहाँ 4 लोग और कौन थे जिनकी जान गई थी इनके बराबर में? ऑब्वियसली वो शार्प फैमिली थी, लेकिन नहीं, पुलिस को फिर भी ये समझ ही नहीं आया कि यहाँ वो 4 लोग और कोई नहीं बल्कि ये विक्टिम ही थे। पुलिस को लगा कि ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी वहां जाकर रेनो में जाकर मार्टिन ने खराब करी है, और उनकी बात कर रहा है यहाँ पर ये मार्टिन अपनी पत्नी से। सोच कर देखिए वहां की पुलिस क्या कर रही थी। उनको तो ये लेटर ही इतना बकवास लगा कि उन्होंने इसे जस्ट पाड़ कर फेंक दिया, फाड़ा और फेंका, क्योंकि उनको ये कोई एविडेंस लग ही नहीं रहा था। अब खुद सोच कर देखिए इस लेटर के अंदर लाइन क्या लिखी हुई है, मैंने तुम्हारा प्यार 4 जिंदगियों के बदले खरीदा है। आपको क्या लगता है यहाँ क्या हो सकता था? ये लेटर मिले भी अब बहुत साल बीत चुके थे, और तकरीबन 95 में, जी हाँ 1995 में पुलिस थोड़ी सी वहाँ की समझदार हुई, वहाँ की पुलिस बदली, और तब जाकर उन्हें लगा कि जाकर उसकी पत्नी से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने जाकर मार्टिन की पत्नी से बात करी, और मार्लिन ने खुद भी कहा कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरे ही पति ने ये सब काम वहां तब किया हो। जब पुलिस को इनके ऊपर उस टाइम शक हुआ था, यानी कि 83-84 के आसपास शक हुआ था, तब पुलिस ने इनको वहां इंटरव्यू करने के लिए बुलाया भी था। और हमें पता है कि कभी भी किसी एक से ज़्यादा क्रिमिनल से पूछताछ करनी हो, एक ही केस में अगर वो जुड़े हों, तो उन्हें अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाती है ताकि उन्हें अलग अलग तोड़ा जा सके, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन यहाँ पुलिस ने उनको बाऊजी बनाकर अपनी ही टेबल पर एक साथ बैठा दिया और कहा कि ठीक है बताओ अगर कुछ पता है, नहीं तो निकलो। और उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, वो निकल लिए। तो यहाँ अब हुआ क्या होगा अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, सुनकर देखिए। उस टाइम जस्टिन वहाँ क्यों सो रहा था, मार्टिन का बेटा जस्टिन वहाँ क्यों था, और वो सू को रात को बुलाने के लिए क्यों गए थे बार में, और फिर रात को वो बार से वापस आने के बाद 11 बजे वापस अपने घर से बाहर क्यों निकले। तो अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी तो हुआ ये होगा कि उसने सिर्फ इसलिए जस्टिन को सू के घर भेजा होगा ताकि बाद में कोई इसके ऊपर शक ही ना करे कि ये सब वो काम करवा सकता है, क्योंकि वो तो बाद में ये कह देगा कि मेरा बेटा मुश्किल से बचा है, मेरा बेटा खुद उस घर में उस टाइम पर मौजूद था और वो मुश्किल से बचा है। अब खुद सोच कर देखिए, मैं अपने बेटे की जान खतरे में क्यों डालूंगा। हो सकता है उसने जस्टिन को इसलिए वहां पर सोने के लिए भेज दिया हो। दूसरी बात, वो रात को सू को वहां बुलाने के लिए क्यों गए थे बार में जाने के लिए, वो जस्ट एक बहाना था। वो तीनों जस्ट अंदर देखना चाह रहे थे कि अंदर घर पर है कौन कौन, और उसी हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करके जाएंगे। इसके बाद हुआ ये होगा कि वो रात को 11 बजे वापस अपने घर आए और मार्टिन ने अपनी पत्नी मैरिलिन को अपने कमरे में सुलाया और वो वापस 11:15 बजे बाहर निकले। वहाँ जाकर अंदर मर्डर वगैरह किए, वापस वहाँ से जो चादर वगैरह थी खून से लिपटी उन्होंने वो उठाई और रात को 2 बजे वापस आकर अपने घर के पीछे उस चादर वगैरह को जला रहे थे। मेरी थ्योरी यही कहती है। लेकिन ये सब काम होते हुए बीच में टीना ने देख लिया होगा और टीना अपने कमरे से बाहर आई होगी और मजबूरन अब टीना को उठाना इन दोनों की मजबूरी हो चुकी थी। तो इन दोनों ने, बॉबी डी और मार्टिन ने टीना को उठाया और अपने साथ ले गए होंगे और बाद में जाकर उसे जंगल में ऊपर मार डाला गया। क्या ये हो सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि जैसे उसकी वर्डिंग थी, जैसे उसका बिहेव था, उसे देखकर लगता है कि बिल्कुल हो सकता है और यही इस केस का प्राइम सस्पेक्ट भी है। लेकिन हम इस बात को कभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बदकिस्मती से, क्योंकि सन 2000 के जून महीने में मार्टिन की मौत हो चुकी थी। बदकिस्मती से केस आधा तो वहीं बंद हो गया। अब यहाँ पर आता है एक और मेन सस्पेक्ट जिसे मैं इस कांड के पीछे का जिम्मेवार मानता हूँ। लेकिन यहाँ अब मैं जिस सस्पेक्ट की बात करने वाला हूँ उसका नाम लेने से मैं थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ शीला का। जी हाँ, सू की बेटी शीला, जिसकी उम्र उस टाइम सिर्फ 15 साल की थी। और बेशक यहाँ उसका नाम लेना गलत भी हो सकता है क्योंकि
किसी को लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे शक है क्योंकि caddy28.com नाम की एक साइट पर उसके बारे में लिखा हुआ था और जब मैंने उसके बारे में वो पढ़ा तो उसी के बिहाफ पर मैं आपके सामने ये उसका पॉइंट रख रहा हूँ। हो सकता है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन फिर भी मैं जस्ट आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ शीला, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, वो भी अपने परिवार को खत्म करवा सकती है या फिर कर सकती है। तो यहाँ शीला तकरीबन 2 महीनों पहले ही माँ बनी थी। जी हाँ, 15 साल की उम्र में वो माँ बन चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले रिचर्ड फैमिली का एक लड़का था और उससे वो उसको बच्चा हुआ था। 2 महीने पहले ही वो माँ बनी थी। लेकिन यहाँ जो सुशाप थी, यानी कि शीला की जो माँ थी, वो नहीं चाहती थी कि शीला इस बच्चे को अपने पास रखे। उसने तुरंत शीला के बच्चे को अडॉप्शन के लिए डाल दिया और शीला को इससे बहुत गुस्सा आया था। उसने अपनी माँ से लड़ाई कर ली थी और कहा था कि मैं इस बच्चे को लेकर जरूर भाग जाऊंगी, लेकिन सू ने कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है माँ वगैरह बनने की। पर शीला को अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट हो चुकी थी और वो मौका ढूंढ रही थी अपने परिवार से भागने का अपने बच्चे के साथ। वो वहाँ से भागकर सीधा रिचर्ड के परिवार में जाकर शिफ्ट हो जाती और ऐसा कुछ उसका प्लान था। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि शीला का इसमें कोई लेना देना नहीं हो सकता। उसका पूरा परिवार चला गया, मेरे ख्याल से वो इसमें शामिल नहीं होगी और वो बहुत किस्मत वाली थी कि वो उस रात अपने घर में नहीं थी जिस टाइम पर ये सब कुछ हुआ। आप इस केस में क्या समझते हैं कि किसने इन 4 जानों को लिया होगा? कौन इसके पीछे जिम्मेदार होगा? मार्टिन और बॉबी डी सबसे बड़े मेरे प्राइम सस्पेक्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको कभी सजा नहीं हुई। और जो पुलिस वाले थे इस काम में जो गुल खिला रहे थे, जिन्होंने 4 चांद इस काम में अपने काम से लगाए, वो तो उनमें से ज़्यादातर तो आज मर चुके हैं। लेकिन आज की जो पुलिस सन 2018 में भी इस केस के ऊपर पुलिस ने अपनी तहकीकात करी थी और कहा था कि हमने डीएनए के मुताबिक उस टेप के ऊपर जो डीएनए मिला था, वो मेडिकल टेप जो उन दोनों के हाथों पर बंधी हुई मिली थी, उस टेप के ऊपर कुछ डीएनए मिला था और डीएनए से कंफर्म हो चुका था कि वो बंदा कौन है। और पुलिस ने कहा कि वो अभी जिंदा है और हम उसे जल्दी ही अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन 2018 के बाद इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है जो बात पुलिस कर रही हो वो बंदा मर चुका हो अब तक, पर कुछ नहीं कह सकता मैं। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ हैं मेरे पास जो आज मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा। प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये था केस ऑफ कैबिन नंबर 28 जो आज तक अनसोल्ड है। पता ही नहीं उसमें हुआ क्या था। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अंकित वर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।